यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? टॉलमैन, वैन थॉर्नडाइक, कोहलर। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय संकल्पना किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, वेंडूरा के द्वारा दिया गया। अल्बर्ट वेंडूरा के द्वारा प्रेक्षणात्मक अधिगम का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट दिया गया। इसे पहले अनुकरण कहा जाता था, इसे पहले अनुकरण कहा जाता था, ठीक है, अनुकरण कहा जाता था। और एक चीज और आपको बता दें, इस प्रकार के अधिगम में क्या होता है, व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसीलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अनुकरण, सामाजिक अधिगम, ये सभी एक ही नाम है। कभी कभी देखिए क्या होता है, हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियां आती हैं जिनमें यह ज्ञात ही नहीं रहता कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी। अगला क्वेश्चन, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। वेरी गुड, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है डी, अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। बच्चा है, जन्म से अपने माता पिता या समाज के कई व्यक्तियों, जितने भी व्यक्ति उसमें रहते हैं, उनके व्यवहारों का क्या करता है? अवलोकन करता है और धीरे धीरे उनमें से कुछ व्यवहारों का वो अनुकरण करके अपने व्यवहार में उसे लाने लगता है, ठीक है। इसी प्रकार कौशल या किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की पहली अवस्था भी अनुकरण ही होती है। अनुकरण के माध्यम से ही कई प्रकार के कौशल बच्चा सीख लेता है। अगला क्वेश्चन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला हमारा प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? बाल अधिगम विकास में किस मनोवैज्ञानिक ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, जबकि अधिगम में पुरस्कार का बहुत महत्व है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी। वेरी गुड, आप सभी बहुत अच्छी रिप्लाई कर रहे हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है डी, गुथरी। गुथरी ने कौन सा सिद्धांत दिया? गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया, समीपता का सिद्धांत दिया। ये पुरस्कार को महत्व नहीं देते हैं, ठीक है, जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाना क्या कर लिया है? अब यहाँ पे आप सभी को विकल्प दिखा देते हैं। अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचिता। ऑप्शन हमारा क्या सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, अनुकूलित। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसे दाल और चावल खाने को अपने स्कीमा में अनुकूलित कर लिया कि दाल चावल ऐसे खाना है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, ऑप्शन हमारा सही होगा अनुकूलित। ये आपके पियाजे से संबंधित ये क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातीकरण, संगठन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है सी, आत्मसातकरण। प्रचलित योजनाओं में जब कोई नई योजना जोड़ी जाती है तो उसे हम आत्मसातकरण कहते हैं। और जब देखिए समायोजन किसे कहते हैं? दोनों में आत्मसातकरण और समायोजन में अंतर है। जब प्रचलित योजना में कोई नई योजना जोड़ी जाती है तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं, जबकि प्रचलित योजना के साथ साथ कोई नई योजना संचालित की जाती है जिनका उद्देश्य लगभग समान होता है तो इसे समायोजन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें और विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है।
वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को फिल इन द ब्लैंक करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम इसमें दे रहे हैं, आप लोगों को इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर विकल्प आप सभी के सामने होगा। विकल्प भी आप लोगों को दिखाते चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए विकल्प भी है, तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण, सक्रियकरण। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, आत्मसात। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में वाद विवाद में सभी विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करते हैं और फिर उन्हें अपने तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, आत्मसात। अगला क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स। आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा। हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत करें तो आप थोड़ी सी मेहनत लाइक के बटन को प्रेस करके और एक शेयर करके जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन आप लोग हमेशा ध्यान से पढ़िए, नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए। विकल्प आप सभी के सामने है। तो यहाँ पे हम सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है डी, सीखने का समग्र सिद्धांत। ठीक है, सीखने के समग्र सिद्धांत को हम अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत भी कहते हैं, पहले नंबर की बात। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था, कोहलर, कुफ्का, ये सभी। जबकि हल ने सीखने के प्रबलन सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन। ये प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन हल ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथ साथ में आप लोग अपनी स्कोरिंग जरूर करते रहिएगा। आप लोग कितना स्कोर कर पाए और बिना चीटिंग के आप लोग जरूर अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, गेस्टाल्टवादियों का। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, गेस्टाल्टवादियों का। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे और तैयार होता है कुर्ट लेविन के द्वारा। कुर्ट लेविन के द्वारा। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। देखिए कितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड है। तो क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? गेस्टाल्टवादी। तो यहाँ से आप देखिए किसका प्रतिपादन किसने किया था? कुर्ट लेविन ने किया था। लेविन कैसे मनोवैज्ञानिक थे? गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत क्या है? मेनली वो कहते हैं मानव व्यवहार जो है व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है क्या? सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी। फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, अनुकरण। दूसरे व्यक्तियों के बाह्य व्यवहारों की नकल करना ही क्या कहलाता है? अनुकरण। सिंपल से ये डेफिनेशन के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन है, विकल्प आप सभी के सामने है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, उपरोक्त सभी। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत कौन कौन सा है? अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत और ये सारे प्रबलन के सिद्धांत, ये सभी आते हैं। ठीक है, ये तीनों विकल्प हमारा सही होता है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में, तो तीनों अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, उपर्युक्त सभी।
ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है डी, वेरी गुड। आप सभी को पता है अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में समझ विकसित होती है, जो समस्या के समाधान में सहायक होती है। और अधिगम का मेनली मतलब होता है सीखना, और ये कई प्रकार से हो सकता है, स्वचिंतन, स्वक्रिया, निर्देशन, परामर्श, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप सभी के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। अपने आसपास के माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है, वेरी गुड, जीन पियाजे। जीन पियाजे अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता को बुद्धि के साथ जोड़ने का प्रयास करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने बुद्धि के संबंध में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संज्ञानात्मक विकास प्लस इसके साथ साथ इसमें अवस्था पूछी जाती है। जीन पियाजे के बारे में कभी डिटेल थ्योरी कभी भी नहीं पूछी जाती, तो जो पूछा जाए वही पढ़िए, बिना मतलब डिटेल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए मेनली जीन पियाजे ने क्या किया, बुद्धि को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जिसमें जैसे जैसे परिपक्वता आती जाती है, यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो वातावरणीय परिस्थितियों में जैसे उसके सामने परिस्थितियां आती हैं उसके साथ वो अच्छे तरीके से अंतरक्रिया कर लेता है, जैसे जैसे उसका दिमाग विकसित होता जाता है। इसीलिए देखिए जीन पियाजे में कितनी अवस्थाएं अलग अलग बांटी गई, इस अवस्था में ये होता है, इस अवस्था में ये, इस अवस्था में, तो जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती है तो वो वातावरण के साथ अच्छे तरीके से सामंजस्य बैठा लेता है अपने दिमाग के आधार पर। यही चीज ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, जब बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके, यहाँ पे देखिए, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? विकल्प आप सभी के सामने है, एकदम से यहाँ पे उत्तर समझ में आ रहा है आप लोगों को, उत्तर समझ में आ रहा है। जब बच्चा एक कॉन्सेप्ट को सीखता है और उसका प्रयोग करता है तो अभ्यास के द्वारा उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद मिलती है। अभ्यास का नियम, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, वेरी गुड, E.L. थॉर्नडाइक। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग करके यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ध्यान दीजिएगा, जानवर भी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्ली पे किया था। अगला क्वेश्चन, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। विकल्प आप सभी के सामने है, कोहलर, पैवलव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। अभी मैंने बताया, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है सी, थॉर्नडाइक। अभी मैंने बताया आप सभी को, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था और इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद, बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और जबकि आप ध्यान से आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, राजू खरगोश से डरता था। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है किसका? आप सभी की स्क्रीन पे विकल्प है, आप लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यह प्रयोग किसका उदाहरण है? यह प्रयोग किसका उदाहरण है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का
ये उदाहरण है। किसी व्यक्ति का किसी अन्य से संबंधों में प्रगाढ़ता शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, दो व्यक्ति या वस्तुओं में आत्मीयता बढ़ती जाती है। बस इतने आसान सेंटेंस में आप लोग इस नियम को जान लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आंशिक पुनर्बलन क्या होता है। अब विकल्प के अकॉर्डिंग आंशिक पुनर्बलन, विकल्प के अकॉर्डिंग आप लोग ऑप्शन चूज करिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन से क्या मतलब होता है, आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। विकल्प आप सभी के सामने है। वेरी गुड, ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, मित्रों के द्वारा उपहास। सकारात्मक दंड की बात हो रही, सकारात्मक के साथ साथ दंड जुड़ा हुआ है। सकारात्मक, देखिए बालक को अभिप्रेरित करने के कई साधन होते हैं, जिसमें सकारात्मक साधन में आता है प्रशंसा, शाबाशी, पुरस्कार, ये सब। सकारात्मक दंड में क्या आता है, उपहास आता है, हंसी उड़ाना। ध्यान दीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नकारात्मक दंड में शारीरिक दंड आता है, डांटना आता है, ये सब। अच्छा, बच्चों में क्या होता है, जब जैसे मित्रों के द्वारा उपहास हो गया तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, बालक सीखने का प्रयास करता है या बुरी आदत छोड़ देता है। इसीलिए इसे सकारात्मक दंड तो है, लेकिन ये सकारात्मक दंड कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप सभी की स्क्रीन पे दिख रहा है, अंतर्दृष्टि सूझ जिसे कहते हैं। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था किस पे। अब यहाँ पे आपके अंतर्दृष्टि सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहां पर ऑप्शन हमारा सही होता है बी, वन मानुषों पर। वन मानुषों पर यह प्रयोग किया गया था अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, यह जर्मन मनोवैज्ञानिकों ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है डी, गेस्टाल्टवाद। ठीक है, सीखने के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था। आप सभी इसको जानते हैं, हम इससे पहले बता चुके हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, व्यक्ति संपूर्ण को जानता है। तो अधिगम में अगर हम कहें तो संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है, फिर वो अपने सूझ और अनुभव के द्वारा उस परिस्थिति या समस्या का समाधान करता है। यही हुआ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। पहले वो संपूर्ण परिस्थिति को, पूरे को जानता है, फिर वो उसके हिसाब से अपने को सूझ और अनुभव के द्वारा परिस्थिति या समस्या का समाधान करता है। और इस सिद्धांत का प्रयोग किस पे किया गया था, वनमानुष पे किया गया था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था सुल्तान। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके होते हैं तैयार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है, किसके विचार से, स्किनर, पैवलव, यूंग, पियाजे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है डी, पियाजे। जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील और सूचना प्रचारित करने वाला प्राणी स्वीकार किया। और इन्हीं के अनुसार ये क्या मानते, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। स्कीमा यानी कि अवधारणा।
ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है सी, समायोजन। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। ठीक है, समायोजन से तात्पर्य अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। अभी मैंने आपको बताया कौन सी अवस्था है? 2 से 7, 0 से 2 संवेगी गामक अवस्था, 0 यहाँ पे 2 से 7 की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर मूर्त कितनी हो जाए? 7 से 11 हो गई, और यहाँ पे फिर उसके बाद मूर्त के बाद कौन सी आती? औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 से के बाद, यानी 11 से 15 लगभग मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, यहाँ पे 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा कितने वर्ष का होता है? 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसमें वह आंख, कान व हाथों का प्रयोग करके सोचता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने बढ़िया, कितने स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। ये आपका सीटेट का क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, सहयोग की नैतिकता। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, सहयोग की नैतिकता। ठीक है, पियाजे के अनुसार सहयोग, पारस्परिक निर्भरता और विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, सहयोग की नैतिकता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सी अवस्था होगी ये? तो ये अवस्था होगी, ऑप्शन आपका सही होता है सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार कब से कब तक होता है? 7 से लेकर 11 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने के योग्य हो जाता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में मुख्य रूप से 5 योग्यताओं का विकास होता है। अब इसको डिटेल में अगर देखें तो संरक्षण हुआ, संख्याबोध हुआ, पहली योग्यता संरक्षण, दूसरी योग्यता संख्याबोध, तीसरी योग्यता क्रमानुसार किसी चीज को क्रम से करना, और चौथी योग्यता वर्गीकरण, वस्तुओं का वर्गीकरण कर लेता बच्चा, और 5वां है पारस्परिक संबंध की क्षमता, परस्पर एक दूसरे में संबंध भी स्थापित कर लेता है। तो ये सारे गुण इस अवस्था में आ जाते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका विस्तार होता है 7 से लेकर 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपनी स्कोरिंग जरूर करते रहिएगा। स्कोरिंग से पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, और वो मुझे ज़रूर पता होना चाहिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि आप लोग कितने नंबर सही कर पाए हैं। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पावलोव, कोहलर, स्किनर, पियाजे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है डी, जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन है पियाजे का। ऑप्शन हमारा सही होता है डी। निम्न में से कौन सा विषय गणित से उच्च रूप से संबंधित है? रसायन विज्ञान, वनस्पति, भौतिक, जंतु विज्ञान। तो आप सभी जान रहे हैं ऑप्शन हमारा सही होता है सी, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की सबसे उचित परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। किस तरीके की परिभाषा आप देंगे? ऑप्शन हमारा सही होता है डी। क्वेश्चन 10 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, तार्किक तर्क का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा ऑप्शन होगा सही? ऑप्शन होता है सही बी, वाद विवाद। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण को मौखिक रूप से व्यक्त करना, समझना। ठीक, एक असंभव क्रियाकलाप है, अतः वाद विवाद दिए गए क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथन पर विचार कीजिए। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज के एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह कथन है। गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता है। गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना। गणित में प्रदर्शन दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण के रूप में व्यक्त करने का उल्लेख नहीं करता है, क्योंकि समीकरण के चरों का मान निश्चित नहीं होता है और इसे ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए। जो एनसीईआरटी के प्रश्न प्रदर्शिका है उसमें पांचवी इकाई चतुर्भुजों को समझना, पांचवी इकाई में चतुर्भुजों को समझना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सहायता करना है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विधान शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। तो ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित क्रियाकलापों से जो अभ्यर्थी होता है अपनी विभिन्न विधान शैलियों के साथ अपने आसपास की जो स्थानिक स्थिति है सुधारने में भी सक्षम बनते हैं। तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दी हुई संख्या को लगभग सैकड़े में निरूपित करने का अर्थ होता है कि, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, 100 की सबसे बड़ी गुणित संख्या पाना जो कि संख्या से कम अथवा बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाठ योजना बनाई जाती है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कक्षा में गणित शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, बच्चों को तथ्यों को याद करने में सहायक के रूप में। नेक्स्ट है, गणित में अच्छा होने के लिए आवश्यक है। गणित में अच्छा होने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? सूक्ष्म विचार और तार्किक तर्क के माध्यम से समस्याओं का सूत्रधार और निर्माण करना। ऑप्शन हमारा सही होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कूल गणित क्लब अधिक मददगार होता है। स्कूल गणित क्लब अधिक मददगार होता है, किस लिए? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, विद्यार्थियों को गणित में अपने संदेहों की स्पष्टता और सुगमता लाने के लिए। ऑप्शन सही होता है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 20 होता है यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 होते हैं, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन आपका कौन सा सही होता है? आप चारों विकल्प पढ़ लीजिए। ऑप्शन आपका सही होता है डी, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, अनुकरण पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लिखना कैसी प्रक्रिया है?
एक तरह से ये बातचीत की प्रक्रिया है, अपनी अभिव्यक्त की जाती है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा एक के बच्चे अपने खाली जगह है एवं फिर फिल इन द ब्लैंक से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो कहां से बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर वो विद्यालय आते हैं? कक्षा एक के बच्चों की बात हो रही है। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, घर, परिवार और परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा ए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से प्राथमिक स्तर का भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? इनमें से चारों विकल्प में से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने की अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माहिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन हमारा सही होता है डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। तो सभी पता है ये मौखिक अभिव्यक्ति का नहीं है। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, आशुभाषण। नेक्स्ट है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? खेल का मैदान है, सभागार, घर या विद्यालय और कक्षा का वातावरण है। तो सबसे पहले ये जानिए संज्ञानात्मक विकास है क्या। पहले आप लोगों की रिप्लाई आनी चाहिए, देखते हैं आप लोगों की जानकारी किस लेवल पर है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है जो संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान प्रोवाइड करता है। संज्ञानात्मक विकास है क्या? संज्ञानात्मक विकास का मतलब जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि संज्ञान किसे कहते हैं। कॉग्निशन, कॉग्निशन। तो संज्ञान का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का एक समूह होता है, एक सामूहिक नाम होता है, जिसमें आप ये संज्ञान में देखेंगे कि जो मानसिक क्रियाओं का, जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उसका एक समन्वित रूप होता है, मानसिक क्रियाओं का समन्वयन होता है संज्ञान में। मतलब जो जैसे इसमें क्या आ जाएगा, मानसिक जो क्रियाएं होंगी, ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा की निपुणता, समस्याएं हल करना, ये सभी संज्ञान में आती हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास का जो प्रयोग होता है मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है कि संज्ञानात्मक विकास मतलब मानसिक विकास, जिसमें ये सारी प्रक्रियाएं जो अभी मैंने आपको बताया, ध्यान हुआ, स्मरण हुआ, ये सभी प्रक्रियाएं अच्छे लेवल पर आ जाती हैं जिसका डेवलपमेंट हो चुका होता है। ठीक है, तो संज्ञान में मानव की विभिन्न जो मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है, सभी जो मानसिक गतिविधियां होती हैं जुड़ जाती हैं एक तरीके से, किस तरीके से काम करती हैं, कैसा आपका विकास होता है, और एज की विभिन्न अवस्थाओं में उसका विकास अच्छे तरीके से होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ता जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है? तो इसके संस्थापक है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन मनोविज्ञान में किया। आप सभी जान रहे हैं, 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। 4 अवस्थाएं कौन सी बताई? तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा, अभी आपको आगे मिलेगा, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान प्रोवाइड करता है। विद्यालय और कक्षा का वातावरण, विद्यालय और कक्षा का वातावरण ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान देता है, जहाँ पर वह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है, उसे मतलब स्टोर करता है, फिर उसका रूपांतरण करता है और उसका फिर विस्तारण करता है। संवेदी सूचनाएं
संवेदी सूचना इसके मस्तिष्क में जाती हैं, वहाँ पर रहती हैं, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर उसका धीरे धीरे से विस्तारण भी होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल विकास में क्या होता है? बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी पर? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में। देखिए, बाल विकास एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि व्यापक विचारधारा है, जिसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर बाल विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं। मेन अवस्थाएं 4 होती हैं। गर्भावस्था 0 से लेकर के 9 माह, शैशवावस्था जन्म से लेकर के 6 वर्ष, और बाल्यावस्था 7 से लेकर के 12 वर्ष तक होती है, और किशोरावस्था 12 से लेकर के 18 वर्ष तक होती है। क्लियर हो गया? चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना, विकास, विवृद्धि, संशोधन। बहुत बढ़िया, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है, ये विकास से संबंधित है। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का जो ये सिद्धांत है, ये विकास का प्रमुख सिद्धांत है, विकास का प्रमुख सिद्धांत है। ये इसमें बताया जाता है बच्चे का विकास किधर से किधर की तरफ होता है। तो मस्तकाधोमुखी के अनुसार विकास की क्रिया सिर से, यहाँ पर क्या होती है, मस्तक, यहाँ पर है ना, मस्तक सिर से आरंभ होकर के पैरों की ओर जाती है। मस्तकाधोमुखी मस्तक से लेकर के ये पैर की तरफ जाती है। कहने का मतलब विकास ऊपर से किधर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। निकट से दूर का मतलब होता है विकास की गति निकट से दूर, ये इसका मतलब होता है विकास केंद्र से लेकर के केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर होता है, केंद्र से दूरवर्ती भाग की तरफ होता है, जिसे हम कहेंगे निकट से दूर। बात समझ में आ रही है? दोनों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, एकदम से सुस्त नहीं रहना है, एकदम से मतलब लेजी टाइप में नहीं रहना है। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और रिप्लाई करते रहिए। इसीलिए तो कहते हैं खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, खुद को बचा करके रखिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें आपकी रिप्लाई से मतलब है, आपकी पढ़ाई से मतलब है। आप रिप्लाई अच्छे तरीके से करते रहें, फिर चाहे जैसे भी आप रहें। तो इसीलिए कहते हैं खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हमें आपकी रिप्लाई चाहिए। तो आप कह सकते हैं हाँ ठीक है, अब इस वजह से कहते हैं, अपने लिए कहते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहिए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रश्न है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ध्यान से देख लीजिए, इसमें 4 वर्ड आपको मिलेंगे, अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। ठीक है, ओवा, स्पर्म, ब्लास्टोसिस्ट, जायगोट, इसकी इंग्लिश है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। ये मेनली ये बताया जा रहा है विकास कहाँ से, जैसे जब विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक, एक स्टेप पूछा जा रहा है आपसे। जैसे देखिए, ये प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है, ये मेनली फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले ये स्पर्म और ओवा मिलते हैं। स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट बनता है। फिर जायगोट में विभाजन होता है, जायगोट में विभाजन होता है। ठीक है, विभाजन होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर उसके बाद से एक शिशु बनता है, फिर बाद में इसका जन्म होता है। तो ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, ये स्टेप होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, वंशानुगत कारक बच्चे के, यहां पर फिल इन द ब्लैंक होगा, वंशानुगत कारक बच्चे के फिल इन द ब्लैंक के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं, विकास, वृद्धि, गर्भाधान या प्रारंभिक वर्ष। विकल्प सी सही हो जाता है, गर्भाधान है। गर्भाधान अर्थात शुक्राणु के द्वारा अंडाणु का निषेचन, यानी कि स्पर्म और ओवा, स्पर्म प्लस ओवा
जब मिलते हैं और फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पर वो रुक जाते हैं, तो फिर आगे के विकास की प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है वो होता है गर्भाधान। ठीक है, तो ये जो गर्भाधान होता है मानव जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, और इसके समय ही जन्म लेने वाले संतान के जो संपूर्ण वंशानुक्रम होता है, हेरिडिटी होता है, जो पूरा हेरिडिटी एंडोमेंट, ये सभी, और जेंडर डिटर्मिनेशन, जेंडर कौन सा होगा, और फिर नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, जो संतानों की संख्या होगी, इन सभी का निर्धारण होता है। तो वंशानुगत कारक बच्चे के गर्भाधान के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। वहीं पर ये हो जाता है जब दोनों ये स्पर्म ओवा मैच करते हैं, तो यहीं पर जीन का आपस में ट्रांसफर हो जाता है। जीन वो डिसाइड करने लग जाता है कि ये बच्चे में कौन कौन से गुण आएंगे, कौन कौन से क्वालिटीज आएंगी, कौन कौन सी संरचनाएं विकसित होने वाली। तो ये सारी चीज़ें गर्भाधान के समय से ही स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, बल्कि इसमें ये भी हमने बताया आपको जेंडर डिटर्मिनेशन कि वो लिंग कौन सा होगा, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स जो आगे आने वाले हैं, ऑफ स्प्रिंग्स की बात हम कर रहे हैं, OFF, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, जो आगे की जनरेशन में कितने बच्चे होने वाले हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर डिटरमाइन हो जाती कब, गर्भाधान के समय। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन शास्त्र का पिता, यूजेनिक्स। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, गाल्टन। गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन विज्ञान ये व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम हेरिडिटी के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है। इससे क्या होता है, देखिए, क्या हमने अभी तक आपको क्या बोला, ये जो सेंटेंस बोला आपको समझ में अगर नहीं आया हो तो हम आपको बता देते हैं। जैसे जो मतलब भावी पीढ़ियों के वंशानुक्रम में, जैसे बच्चा आगे पैदा होने वाला है तो उसमें आप मनचाहा सुधार कर सकते हैं, मनचाहा जीन उसमें मतलब फेरबदल कर सकते हैं कि किस गुण का बच्चा पैदा होना चाहिए, किस नेचर का, क्या इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब जिससे कि आगे जो बच्चा पैदा हो वो अच्छा पैदा हो। कहने का और भी अच्छा सा मतलब ये है कि जिससे कि मानव जाति की नस्ल सुधर सके। ये होता है भावी पीढ़ियों के लिए, भावी पीढ़ियों को अच्छा मतलब हमें वो अच्छी मिले, तो उनसे उनके वंशानुक्रम में जो लक्षण होते हैं उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, खराब है तो उसको हटा देते हैं, अच्छा उसमें कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं सुजननिकी में। तो इसके पिता हैं गाल्टन, गाल्टन को कहा जाता है यूजेनिक्स, फादर ऑफ यूजेनिक्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं? गौड़वाहक की बात हो रही है। विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, या परिवार और पास पड़ोस। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो शामिल होने वाले मुख्य घटक होते हैं, ये होते हैं परिवार होता है, पास पड़ोस होता है, विद्यालय होता है, समुदाय होता है। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य भी सामाजिकरण प्रक्रिया के घटक हैं, लेकिन यहाँ पर जो निकटतम परिवार के सदस्य की बात की जा रही है, ये इसका मतलब कुछ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका सेंस कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, और इसलिए इसे एक गौड़ घटक माना जा सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर इस हिसाब से बी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट है। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है कौन सा? एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये सही होगा, या फ्रायड का मानसिक यौन विकास का सिद्धांत, या फिर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो 4 चरण है, संवेदी चालक है, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। देखिए, यहाँ पर हम बात ये करते हैं, जैसे देखिए जीन पियाजे ने अपने जो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में शिशु के बौद्धिक विकास को उसके आयु के अनुसार 4 चरणों में बांटा है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो चरण, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये थ्योरी पूरी पढ़ी होगी, पूरा सिद्धांत पढ़ा होगा, तो 4 चरण आपको पता होगा। 4 चरण में है संवेदी मोटर है, पूर्व संचालकता है, प्रत्यक्ष संचालकता है, फिर औपचारिक संचालकता है। अब इसी के अलग अलग नाम है क्रमशः
संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रिया अवस्था। ये सब किस में आ रहा है? तो ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ही आ रहा है, जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। तो संवेदी चालक आया, ठीक है, औपचारिक आया, कुछ वर्ड तो आपको मिले, ये सारे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से ही संबंधित है। चलिए यहाँ पर आपको इनकी जो मतलब समय सीमा वो भी बता देते हैं। जो संवेदी मोटर है उसे हम कहेंगे संवेदनात्मक गामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष की है। पूर्व संचालकता, इसे हम कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। प्रत्यक्ष संचालकता, जिसे हम कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संचालकता, जिसे हम कहेंगे औपचारिक संक्रियावस्था, 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहते हैं? विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को हम क्या कहते हैं? निर्माण कहते हैं, नेटवर्क, स्कीमा या संरचना? वेरी गुड। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, स्कीमा है। बहुत इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो जब कोई वस्तु, देखिए कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, देखिए स्कीमा मेनली क्या है, अगर हम एक लाइन में आपको बताते हैं तो स्कीमा का मतलब है जानने एवं समझने में शामिल, जानने और समझने में शामिल मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाओं का वर्णन है। मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाओं का इसमें वर्णन है। स्कीमा ज्ञान की श्रेणियां हैं जो संसार की, दुनिया की समझ और व्याख्या में हमारी सहायता करती हैं। स्कीमा से ये मतलब है, आपको कई बातें हम बताते चल रहे हैं जिससे कि आप एकदम से समझ सकें कि है क्या स्कीमा। स्कीमा से मतलब ये है, ये एक ऐसी मानसिक संरचना से लिया जाता है, इसका मतलब कि जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देकर के समझाते हैं। जैसे मतलब जैसे जैसे बच्चे के अनुभव में विस्तार होता जाता है, वैसे वैसे नवीन अनुभवों व जानकारी के आधार पर जो पूर्ववर्ती स्कीमा होती है उसमें संशोधन होता है, जोड़ना या परिवर्तन या नए स्कीमा बनने की प्रक्रिया ये होती जाती है। के लिए जो एनसीएफ 2005 है, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप लोग है या नहीं दोनों चीज ध्यान दिया करिए। ठीक, विकल्प आप सभी के सामने 4 है। बहुत ही बढ़िया सी चीज, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर लिखा गया अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। जो एनसीएफ 2005 है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 के जो आधारभूत सिद्धांत है, उसमें देखिए निगेटिव चीज़ों को उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है। कहने का मतलब जैसे बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, जो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग तय पैमाने के आधार पर किया जाए, वो चीज़ इसमें नहीं इंक्लूड की गई है। रटने को महत्व प्रदान न करना, ये तो है कि रटने पर उसमें जोर नहीं दिया गया एनसीएफ 2005 में। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ये सही है कि मतलब बस पुस्तकों का ही बोझ ना लाद दिया जाए। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, बिल्कुल रटी रटाई चीज़ें ना हो कि मतलब आपने रट लिया और आपके दिमाग में वो चीज़ें ठूस करके भर दी गई। एक शब्द होता है कि ठूस करके भर देना, ज़बरदस्ती भर देना, वो वैसा नहीं है। आप एक्सपीरियंस से सीखिए, जीवन से सीखिए, अपने पर्यावरण से सीखिए, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। और इसमें जो और सिद्धांत है, समावेशी शिक्षा की बात की गई है। एक ही छत के नीचे सभी आयु वर्ग के, किसी भी स्टेटस के हो, किसी भी तरीके, मतलब सभी को एक तरीके से, आयु नहीं आय वर्ग के, तो किसी भी स्टेटस के हो, कैसे भी हो, प्रतिभाशाली हो या मंद बुद्धि हो, सभी को एक जगह पर रख करके शिक्षा दी जाए। एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को बराबर समझ करके शिक्षा दी जाए, वही होती है समावेशी शिक्षा। ठीक है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को कम करना है। एनसीएफ का सिद्धांत हम आपको बता रहे हैं, समायोजन की क्षमता का विकास करना, व्यवहारिक ज्ञान प्रदत्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना
और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बस ये ऑप्शन इसमें शामिल नहीं है कि एक पहले आप आयोजन करके कोई चीज़ इसमें कर रहे हैं, वो चीज़ शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे, आप लोग ऑप्शन आराम से पढ़ सकते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। अगर आप लोगों ने जीन पियाजे को पढ़ा है तो जीन पियाजे कहते हैं बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये इनका कथन है। तो कथन से ज़्यादा आपको मतलब कौन सा प्रमाण दिया जा सकता है? तो कथन है, इन्होंने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, और ये सच बात भी है कि आप दुनिया के बारे में अपना ज्ञान खुद बनाते हैं, खुद सृजित करते हैं, खुद जानते हैं दुनिया के बारे में। आप दुनिया के बारे में आप जितने अच्छे तरीके से जानेंगे उतने अच्छे तरीके से कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, उनके अंदर एक सृजनात्मकता होती है जिसके तहत वो अपनी अभिव्यक्ति छात्र स्वयं के ज्ञान से ही करता है। ठीक है, अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है? चलिए, विकल्प आप सभी के सामने, आराम से ध्यान से आप ऑप्शन पढ़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम है वो कौन सा है? चलिए, आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देते हैं। 2 से 4 क्या, 6 से 8 सेकंड का टाइम देते हैं। बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। आपको सबसे पहले बताते हैं, बेंजामिन एस ब्लूम, किसने? ब्लूम ने, बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा है। ब्लूम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने क्या किया, तो आप कहेंगे शिक्षण उद्देश्य के बारे में इन्होंने बात की है, शिक्षण उद्देश्यों को इन्होंने बताया है, शिक्षण उद्देश्यों को इन्होंने वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, तीसरा है मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। तो 3 ये क्षेत्र मतलब 3 उद्देश्य इन्होंने बांटे हैं। तीनों के क्षेत्र आपको बता दिए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। और आपको बता दें, ब्लूम ने 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को फिर से वर्गीकृत किया। कितने भागों में? 6 भागों में। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र को जो 6 भागों में बांटा वो कौन कौन से हैं आपको बताते चलते हैं। ज्ञान है पहला, दूसरा अवबोध है, तीसरा अनुप्रयोग है, चौथा विश्लेषण है, और फिर संश्लेषण है, मूल्यांकन है। किसी भी चीज की जानकारी मिलती है, अवबोध, फिर उसका अनुप्रयोग किया जाता है। विश्लेषण का मतलब यहाँ पर 2 वर्ड आपके लिए नए हो सकते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज को अच्छी तरीके से जानना, विश्लेषण। फिर संश्लेषण, छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके एक साथ समझना। मूल्यांकन फिर लास्ट में हो जाता है इवैल्यूएशन। अब मूल्यांकन करते हैं, सही है, गलत है, क्या है, कैसे है। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती, कौन सी है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, या फिर विल्सन सिंड्रोम। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र, इसे हम क्रोमोसोम भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम 21वां गुणसूत्र जो होता है उसके जोड़े की अलग ना हो पाने के कारण, यानी कि एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने के कारण ये बीमारी होती है, ये विकार होता है। सामान्य रूप से क्या होता है? सामान्य रूप से शिशु 46 क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं। 46 यानी कि 23 जोड़ा गुणसूत्र हर मनुष्य के अंदर होता है। 23 जोड़ा गुणसूत्र हर मनुष्य में होता है। 22 क्या होता है? शारीरिक होता है। और 23वां जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, और इधर का ये
शारीरिक संरचना के लिए जिम्मेदार क्रोमोसोम होता है जो 22 जोड़ा होता है और 23वां जोड़ा होता है ये सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है। मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। ठीक है, ये आप जान रहे हैं। और फिर उसके बाद लेकिन इस कंडीशन में जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं बच्चे नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि 23 क्रोमोसोम का एक सेट पिता से और 23 क्रोमोसोम का एक सेट इसे माता से मिलता है। लेकिन जब डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है बच्चा तो उसमें क्या होता है, एक अतिरिक्त 21वां क्रोमोसोम आ जाता है। एक 21वां जोड़ा ये क्रोमोसोम आ जाता है जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 46 से बढ़ करके 47 हो जाती है। ये आनुवंशिक परिवर्तन शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास की गति को धीमा कर देती है और शिशु में मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मध्यम से लेकर के औसत बौद्धिक विकलांगता भी आ जाती है। ये इसका कारण भी बनती है मानसिक विकलांगता का। तो जो एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है अलग ना हो पाने के कारण, तो ये इसकी संख्या 46 से होकर के 47 हो जाती है। कहने का मतलब एक संख्या उसकी बढ़ जाती है और ये कंडीशन आ जाती है डाउन सिंड्रोम की। तब ये कहा जाता है बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। अगर आपसे ये पूछा जाए 46 की जगह अगर उसके 47 गुणसूत्र हो गया तो बच्चा किस बीमारी से पीड़ित है, तभी आपका उत्तर डाउन सिंड्रोम होगा। ये देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आपका उत्तर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तो उत्तर आप दे सकेंगे आराम से। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन शास्त्र का पिता, यूजेनिक्स। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, गाल्टन। गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन विज्ञान ये व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम हेरेडिटी के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है। इससे क्या होता है, देखिए क्या हमने अभी तक आपको क्या बोला, ये जो सेंटेंस बोला आपको समझ में अगर नहीं आया हो तो हम आपको बता देते हैं। जैसे जो मतलब भावी पीढ़ियों के वंशानुक्रम में जैसे बच्चा आगे पैदा होने वाला है तो उसमें आप मनचाहा सुधार कर सकते हैं, मनचाहा जीन उसमें मतलब फेरबदल कर सकते हैं कि किस गुण का बच्चा पैदा होना चाहिए, किस नेचर का क्या इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब जिससे कि आगे जो बच्चा पैदा हो वो अच्छा पैदा हो। कहने का और भी अच्छा सा मतलब ये है कि जिससे कि मानव जाति की नस्ल सुधर सके। ये होता है भावी पीढ़ियों के लिए, भावी पीढ़ियों को अच्छा मतलब हमें वो अच्छी मिले तो उनसे उनके वंशानुक्रम में जो लक्षण होते हैं उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, खराब है तो उसको हटा देते हैं, अच्छा उसमें कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं सुजननिकी में। तो इसके पिता हैं गाल्टन, गाल्टन को कहा जाता है यूजेनिक्स, फादर ऑफ यूजेनिक्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये पक्षी हो सकता है शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फाख्ता। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ये है कौवा। तो जो शकरखोरा है ये पेड़ की पतली शाखाओं में घोंसला बनाता है। कलचिड़ी दीवारों में छेद करके पेड़ के खोल में घोंसला बनाता है, जबकि जो पाख्ता है ये निम्न ऊंचाई वाले पेड़ पर घोंसला बनाते हैं। बचता है कौवा। ये कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर ये घोंसला बनाता है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। आप लोगों ने पढ़ा है तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफेद, लाल और संतरी। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, काला और सफेद। कुछ जानवर जो रात में जागते हैं वे क्या कहलाते हैं, निशाचर कहलाते हैं। जैसे उल्लू हुआ, रैकून हुआ, ये सब। देखिए दिन में जो जागने वाले यानी कि जो जानवर दिन के समय एक्टिव रहते हैं वो विभिन्न रंगों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन रात में जागने वाले यानी कि जो निशाचर हैं केवल काला और सफेद रंगों में ही देख पाते हैं। विकल्प आपका सी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। अगला है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा, ठीक है, डिटेल में पढ़ा ना। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। क्या ये सही है? चलिए अब आप लोग मिलाते रहिए कौन सा सही है।
इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आप सभी के सामने ये रहा। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। 1, 3 और 4 सही है। 1 ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही बात है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं क्योंकि पानी नहीं मिल पाता है। चौथा सही, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। दूसरे को छोड़ करके तीनों ऑप्शन सही हैं। रेगिस्तानी ओक जो है, डिजर्ट ओक, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम है एकेशिया कोरियासिया। एकेशिया कोरियासिया ये शुष्क प्रदेश में पाया जाता है। तो जल की प्राप्ति के लिए इसकी जड़ें गहराई तक प्रविष्ट होती ही हैं और जितने भी विकल्प आप लोग देख रहे हैं सब सही है। और आपको मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी नोट्स में डिटेल में बताया, शॉर्ट नोट में, तो आपको अलग से किताब पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। देखिए, हाथी गंदले पानी है उसमें खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अगला है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियां खा लेते हैं। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए, पहला तो कंफर्म है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं। 10 घंटे तक आराम करना पसंद करते हैं, ये सही है कि गलत है? और ये हाथी एक दिन में लगभग आप देखेंगे 200 किलोग्राम, नहीं, 3 महीने के बच्चे के हाथी का जो वजन होता है ये 200 किलोग्राम होता है, कंफर्म है, ये सही है। फिर अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियां खा लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनना है आपको। मधुबनी चित्रकला, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। विकल्प कौन सा सही होता है? पहली बात तो ये आपका चौथा गलत हो जाता है, मधुबनी राजस्थान का नहीं है, ये बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। और ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ठीक है, और हो जाता पहला भी सही है। तो कहने का मतलब आपका चौथा छोड़ करके सब सही है, तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है। मधुबनी या इसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, ये भी जानते रहिएगा, मिथिला पेंटिंग, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आबू धाबी के विषय में सही कथन आपको चुनना है, ठीक है। चलिए, ये रेगिस्तानी इलाके में है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। आबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। आबू धाबी के बारे में आपको बताना है। विकल्प कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। पहला सही है, चौथा सही है और दूसरा सही है, ठीक है। तो आबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात यूएई मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी है। यहाँ की जो मुद्रा है यूएई दिरहम है। और आपको बता दें ये प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश में शामिल है। शुष्क प्रदेश में स्थित होने के कारण जल बहुत ही अमूल्य है यहाँ पे, और ठीक है।
आपको बता दें दिनार जो है ये इराक की मुद्रा है, ठीक है। अगला प्रश्न है पोचमपल्ली एक गांव है। ये गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ये गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? आपको बताना है। नीचे ऑप्शन आप सभी के सामने है, उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए। केरल है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में स्थित है। यहाँ की जो पोचमपल्ली साड़ी है बहुत ही प्रसिद्ध है और ये कपड़े अपने रंगाई की मतलब शैली और जो ज्यामिति प्रतिरूप होता है वो मतलब ज्यामिति रूप में दिखाया जाता है। ऐसे ऐसे कुछ साड़ियों की डिज़ाइन होती है जैसे ज्यामिति बनाई जाती है, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब विकल्प आपको यहाँ पर सी सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट में आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो आप लोग उसकी रिप्लाई ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, तभी हम समझ पाएंगे कि मेरी मेहनत सफल हुई है। चलिए आ जाते हैं। हमारा आज का सवाल है आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। आबू धाबी की मुद्रा रुपए को हम क्या कहते हैं? दिनार कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चारों विकल्प में से आप लोग सही चुन करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ये वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए यहाँ पर क्वेश्चंस हमने नहीं उठाए हैं और बाकी जैसा भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करके जाइएगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा प्रीवियस ईयर का, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलेगी और मिली सीटेट के लिए तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और इस वीडियो को अपना प्यार और विश्वास ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए आपका सवाल प्राथमिक स्तर पर, आज का सवाल आप सभी के लिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए? बेटर ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके पूरे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अभी